शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर के साथ। इन्फ्लुएंसर एंजल रॉय ने अनजान शख्स पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर करवाई है। एक्ट्रेस ने शख्स पर गंदे मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि धमकी देने वाले शख्स उन्हें जिंदा जलाने और काटने की धमकियां दे रहा है। आखिर किसने एंजल रॉय को धमकी दी, कौन उन्हें जान से मारना चाहता है, उनकी जान का दुश्मन है, ये पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और एक्ट्रेस एंजल रॉय को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल और इंस्टाग्राम पर यह धमकी दी गई है। जिंदा जलाने और टुकड़े टुकड़े काटकर फेंकने की धमकी दी गई है। मुंबई के बांगूर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी गई है। ये सोशल मीडिया पर धमकी आई है। एक्टर को टुकड़े टुकड़े काटकर फेंकने की धमकी दी गई है। ये धमकी है और एफआईआर इस पूरे मामले पर दर्ज कर ली गई है। तो देखिए, मुंबई की ये मॉडल है एंजल रॉय, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और धमकी क्या दी गई है आपको बताते हैं। ये देखिए, ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। रीता रॉय, तुम्हारा सिर भी काटकर मैं ले जाना चाहता हूं। देवासी और आर्यन सिंह का इसमें जिक्र है। एंजल रॉय को जिंदा जला दूंगा, रीता रॉय का सर काट दूंगा, इस तरह की धमकी दी गई है। जिसके बाद इस मॉडल ने शिकायत दर्ज करवाई है मुंबई पुलिस में। ये देखिए, नमस्ते रीता रॉय जी, वैसे तो मैं बहुत सारा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंजल रॉय और उसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड देवासी को जान से मारने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट पर ही काम हो। मेरा मेन मकसद है एंजल रॉय और उसके पति देवासी को जान से मारना या दोनों हाथ और दोनों पैर काटना। और इस तरह की धमकियां लगातार दी जा रही हैं एंजल को, ये उनका कहना है और इसीलिए उन्होंने अब शिकायत दर्ज करवाई है मुंबई पुलिस में। ये देखिए, डिलीट करने का दिया था आदेश। रीता रॉय, तुम्हारी कोई ताकत है और औकात नहीं है, तुम्हारी गलतियों को हम कभी माफ नहीं करेंगे, तुम्हारा सिर काट देंगे, ये धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है और एंजल का ये कहना है कि ऐसी धमकियां लगातार उसे मिल रही हैं, जिसके बाद तंग आकर, परेशान होकर उसने अब मुंबई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। मॉडल एंजल रॉय ने धमकी को लेकर खुद क्या बताया है, सुनिए। मारने की और बहुत गंदा गंदा ऐसा, मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा 2 साल से परेशान हो चुकी हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब मैं इस चीज़ को इग्नोर ना करूँ और इस पर एक्शन लूँ। मेरी सीरीज आने वाली है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद से सीधा धमकी दे रहा है मुझे मारने की। और इतना गंदा, अगर मैं अभी मैसेज आपको पढ़ के दिखा दूंगी ना, तो आपको खुद इतना खून खोलेगा ना उसके मैसेजेस पढ़ के। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ये पूरा मामला क्या है? धमकी देने वाले लोग कौन हैं? किस लिए एंजल को धमकाया जा रहा है? यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में कुछ पता चल पाया है? देखिए समीर, इस पूरे मामले में गोरेगांव वेस्ट की बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। 7 धाराएं लगाई गई हैं और अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो एंजल रॉय ने बताया है, जिनकी फैन फॉलोइंग, जिनकी इंस्टाग्राम पर 25 मिलियन जो है फैन फॉलोइंग है। और आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ये और मॉडल एक्ट्रेस है। इनका एक नया सीरीज आ रहा है, घोटाला। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये तब सामने आया जब एंजल रॉय ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, अपनी दोस्तों को बताई और दोस्तों और पेरेंट्स के बोलने के बाद वो बांगूर नगर पुलिस स्टेशन पहुंची। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि पहले जिस शख्स जो इन्हें धमकी दे रहा था, वो व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा था। जब इन्होंने व्हाट्सएप पे उसे ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद इस शख्स ने उन्हें ईमेल के जरिए धमकाना शुरू किया और जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, डरावनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी शख्स इससे डर सकता है। एंजल रॉय ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है और एंजल का ये कहना है कि जो भी इसके पीछे है, पहले उसने उन्हें जो है एक प्रमोशन के लिए ऑफर दिया, उसके बाद उन्होंने किसी प्रोडक्ट के लिए टाई अप का ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद अचानक धमकाना शुरू किया। ये कौन सरफिरा वन साइडेड लवर है या क्या इसका इंटेंशन है, ये एंजल रॉय समझ नहीं पा रही है। अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई पुलिस अब जल्द इस शख्स को जो है गिरफ्तार करेगी। आईपी एड्रेस के जरिए इसको ट्रैक किया जाएगा। साइबर पुलिस की इसमें मदद ली जा रही है और साइबर पुलिस के मदद के साथ बांगूर नगर इस शख्स को तलाशने में जुट गई है। शुक्रिया जेपी आपका इस जानकारी के लिए।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। देखिए खबर क्या आ रही है। मेरठ के सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो रहा है। सौरभ की पूरी बॉडी सड़ चुकी थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आ रही है। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज है। शरीर पर 5 हमले के निशान पाए गए हैं। 7 सेंटीमीटर तक कान के नीचे घाव भी पाया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या बड़ी बातें सामने आ रही है सौरभ हत्याकांड में, वो आपको बता रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह कि बॉडी सड़ चुकी थी और इसके अलावा शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। यानी कितनी बेरहमी के साथ सौरभ का कत्ल किया गया था, उसे मारा गया था, यह इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है। शरीर पर 5 अलग अलग जगहों पर हमले के निशान भी पाए गए। कातिल मुस्कान ने नशेड़ी आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की क्रूरता से हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत चोट लगने और अत्यधिक खून बहने से हुई। सौरभ की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी गई थी। उसके शव के कई टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया गया और सीमेंट भर दिया गया। सौरभ की बॉडी सीमेंट में पूरी तरह से सड़ चुकी थी। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। पूरे गर्दन पर जख्म के निशान थे। कान के 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव थे। छाती पर घाव मिले हैं और सांस लेने वाली नली भी कटी मिली। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शिमला चले गए थे। जिस होटल में मुस्कान रुकी थी, उसके मालिक ने बताया कि दोनों कमरे में ही रहते थे। वो खाना भी कमरे में ही पहुंचाया जाता था। 5 तारीख को आए हमारे पास, हमारे को बोला रूम चाहिए। हमने उनको रूम दिखाया, रूम दिया हमने। 1800 रुपये में उन्होंने रूम लिया हमारे पास। 2 दिन हमारे पास ठहरे। 3600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट भी हमारे पास आई। डिजायर गाड़ी में आए हुए थे वो। 7 तारीख को 12 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट किया उन्होंने। मुस्कान ने साहिल के साथ होली का जमकर जश्न मनाया था। सौरभ हत्याकांड के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं और उनकी नशे की लत को छुड़ाने की दवा दी जा रही है। इस बीच मुस्कान ने अपने केस के लिए पैरवी के लिए सरकारी वकील की भी मांग की है। सर, किस तरीके से इनकी रातें कट रही है? कई बातें सामने निकल के आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी नया बंदी आता है उसको जेल में चिंता होती है और वो परेशान होता है। तो शुरुआत में परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अब दिनचर्या रूटीन हो रही है। नशे के दोनों चूँकि नशा लेते थे, चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें पाया गया कि नशा लेते थे। तो फिर हमने नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ चलता है, योग प्राणायाम ध्यान और एंटी विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ जो होती हैं वो दी गई और उनको नियमित रूप से दी जा रही हैं। 10 से 15 दिन में वो नशे से हम उनकी आदत छुड़वा देंगे। अभी कल एक शाम को प्रार्थना पत्र दिया है, अनुरोध किया है मुस्कान ने कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज़ हैं, अतः उसको एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसकी प्रक्रिया ये है, ये बंदी का अधिकार होता है, यदि जेल में कोई बंदी निरुद्ध है, उसके पास कोई प्राइवेट वकील नहीं है, तो इस प्रार्थना पत्र को हम शीघ्र ही माननीय न्यायालय में भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और नागपुर में हुए दंगे के बाद पुलिस अलर्ट है। रमजान, ईद और गुड़ी पड़वा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल किया है। नागपुर में हिंसा के बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। शांत माहौल को देखते हुए पुलिस भी ढील दे रही है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। कुछ इलाकों से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। नागपुर पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ड्रिल और मार्च भी कर रही है। ये ड्रिल रमजान, ईद और गुड़ी पड़वा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस मॉक ड्रिल में अंधेरी और MIDC पुलिस के लगभग 60 से 70 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही फायर ब्रिगेड के जवान भी मौजूद थे। इस दौरान दंगा होने की स्थिति में पुलिस किस तरह से मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर सकती है, इसका अभ्यास किया गया। आगामी रमजान, ईद त्याचप्रमाणे जो गुढीपाडवा सण आहे, या सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर परिसरामध्ये शांतता राखण्यासाठी त्याचप्रमाणे पोलीस दलाचे एक पथसंचलन आणि पोलीस दलाचे जी सध्याची पूर्ण तयारी दाखवण्यासाठी आज ही दंगा काबू योजना मरोळ आणि काजूवाडी या 2 भागामध्ये घेण्यात आली। त्याचप्रमाणे दोन्ही ठिकाणी आपण सर्व पोलीस दलाचे रूट मार्चचे देखील आयोजन करण्यात आलेले आहे। और आगे बढ़ते हैं। जज कैश कांड से जुड़ी हुई खबर। जले हुए नोटों का वीडियो सामने आ चुका है। नोटों का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले थे करोड़ों रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों का वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
सीजीआई ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जज कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी अब जांच करेगी। जांच तक कोई न्याय कार्य नहीं करने का भी आदेश है। तस्वीरें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिली रकम की है। अब जज कैश कांड में जले हुए नोटों का वीडियो सामने आया है। रकम का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जस्टिस वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए की रकम मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जले नोटों का वीडियो जारी किया तो सीजीआई ने तफ्तीश के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अब यह कमेटी जज कैश कांड की जांच करेगी। जांच समिति में 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का भी निर्देश दिया। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा जांच पूरी होने तक अब कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर नकदी को लेकर साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए गए जवाब में उन्होंने उनके सरकारी आवास में रकम मिलने की बात को नकारा है। कैश मिलने की घटना 14 मार्च रात 11:30 बजे की है। जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास में आग लगने के बाद करोड़ों की रकम मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस ने नकदी मिलने के दावों से इंकार किया है। और बात करते हैं बिहार की। बिहार में अब इफ्तार पार्टी पर सियासी उबाल आया हुआ है। 8 मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। पूरा अपडेट आप देखिए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार की सियासत बड़ा संकेत देने वाली है। आज शाम होने वाली सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया। वक्फ बिल के विरोध में साथ नहीं देने पर नाराजगी जताई गई है। सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजकर 8 मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठन बायकॉट कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो जेडीयू जिम्मेदार होगी। दरअसल आज शाम सीएम नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी में आम से खास सभी लोगों को न्योता दिया गया। वैसे तो हर साल सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और इफ्तार के बहाने बिहार में सियासी उठापटक के भी संकेत मिलते रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार की घोषणा ने जेडीयू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विरोध जताने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरिया, जमियत उलेमा हिंद, जमियत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से नीतीश की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सुनिए नीतीश के सहयोगी और विरोधी क्या कह रहे हैं। लोग किसी मठाधीशों के चक्कर में नहीं हैं। कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता को देखना है कि इमारतें शरिया उनका कल्याण कर रहा है या नीतीश कुमार नीति बनाकर मुसलमानों का कल्याण कर रही है। कभी कोई हम उनके मन लायक काम नहीं किए, हम उनकी बात नहीं माने, वक्फ के पर बोल रहे हैं। तो वक्फ पे तो जनरल एक इश्यूज है। जो गरीब मुसलमान है उसकी स्थिति क्या है, उसके लिए सरकार क्या बना रही है, उन सब चीज़ों को भी तो देखना है ना। गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है तो धार्मिक संगठन अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सेकुलरिज्म तो तार तार हो गया, तो बीजेपी के सामने नतमस्तक है। तो बीजेपी की जो भाषा है नफरत वाली, मार काट वाली, दंगा उन्माद फसाद वाली, इससे कौन उनके साथ रहने वाला है। और कर्नाटक में ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर आरएसएस का बयान आया है। धर्म आधारित रिजर्वेशन मंजूर नहीं। अंबेडकर के संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं की गई। बंटवारे की राजनीति के लिए धर्म आधारित रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बंटवारे को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आरएसएस की तरफ से कहा गया है। शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया। इलेक्शन के पहले सबने अनाउंस किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। सो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। बैकवर्ड क्लास विद इन दैट रिलीजन इट इज देयर। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर है बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन। सी दैट इज व्हाई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the Constitution.
और औरंगजेब विवाद पर आरएसएस का बड़ा बयान आया। औरंगजेब को आदर्श मानने वालों को सोचना होगा, जो औरंगजेब ने किया उसे आइकन नहीं मानना चाहिए। तय करना होगा औरंगजेब आदर्श या फिर दारा शिकोह। आरएसएस की ओर से कहा गया, जो भारत का विरोधी वो आदर्श नहीं हो सकता। संघ का कहना नहीं है, इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इथोस को जोड़ना है, वो होना चाहिए। और देखिए, इसको लेकर एक और अहम खबर। औरंगजेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने किया रामजी लाल सुमन का बचाव। रामजी लाल सुमन ने इतिहास का पन्ना पलटा है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया बयान में। पन्ने में इस तरह का भाव लिखा होगा, बीजेपी इतिहास के पन्ने को पलट रही है। सुमन को माफी मांगने के लिए कहा नहीं, रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। रामभद्राचार्य का अंबेडकर और मायावती को लेकर बयान। अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, रामभद्राचार्य ने कहा संस्कृत आती तो मनुस्मृति जलाने की कोशिश नहीं करते। मनु को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की। मायावती को लेकर रामभद्राचार्य कहते हैं कि मायावती को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। मनु को गाली देने का प्रारंभ क्या तो बहन तो कहने में संकोच लग रहा है। मन को गाली देने का प्रारंभ मायावती जी ने किया था, जिनको मनुस्मृति का एक अक्षर नहीं जानता। मैं फिर बीच में कहने जा रहा हूं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ प्रयास नहीं करते। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने करीब 4.5 साल की जांच के बाद कहा है कि सुशांत की हत्या के कोई सबूत नहीं मिले और न ही इस बात के सबूत मिले कि सुशांत को खुदकुशी के लिए किसी ने उकसाया। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद इस केस में सियासी घमासान शुरू हो गया। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। It became too late for the closure report to come, but we welcome this closure report because it says and concludes that there was no foul play, which shows that the Mumbai investigation was free and fair. The interference of Bihar police and the media was an attempt to malign individuals and target political opposition. सीबीआई जांच के मुताबिक सुशांत सिंह की हत्या नहीं की गई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी।
जांच एजेंसी ने कहा है कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था। और पटना में एशिया अस्पताल की डायरेक्टर की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने केबिन में घुसकर गोली मारी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास इसी एशिया अस्पताल के संचालिका की कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर के चैम्बर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उसके बाद फरार हो गए। गोलीबारी में डायरेक्टर सुरभि राज गंभीर तौर पर घायल हो गई। इस दौरान आनन फानन में उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सुरभि राज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। पुलिस अस्पताल में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। सुरभि राज हस्बैंड रोशन, उनका गोली मार के हत्या करने के बारे में सामने आ रही है बात। तो पुलिस सूचना मिलके तुरंत पहुंच के जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी कुछ सैंपल ले लिया गया, डॉग स्क्वाड भी जांच कर रहे हैं। हमको कुछ लीड मिला है, सस्पेक्ट बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। 3-4 लोग को सस्पेक्ट है, हम लोग पूछताछ चल रही है। कल ही संचालिका सुरभि राज की बेटी का जन्मदिन था। ये फोटो उसी दौरान की है जिसमें वो अपने बच्चे और पति के साथ दिखाई दे रही है। और वहीं बिहार के बांका में पुलिस ने एक स्कूल वैन से विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। ये वैन देवघर से बिहार आ रही थी। ड्राइवर वैन छोड़कर फरार हो गया। शराब तस्करी पर खुलासे की तस्वीरें बिहार के बांका की हैं। स्कूल वैन की छत से 929 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। ये स्कूल वैन बांका रोड पर बलियास मोड़ के पास पकड़ी गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर से एक स्कूल वैन में शराब बिहार लाई जा रही है। पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई की। पुलिस ने वैन का पीछा किया और शराब तस्करों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस को देखकर वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। स्कूल वैन को थाने लाकर तलाशी ली गई। इसके बाद खुलासा हुआ कि स्कूल वैन की सीट और छत के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात वैन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल वैन से कुल 929 बोतल शराब बरामद हुई है। पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश जारी है। तस्वीरों से साफ है कि शराब की तस्करी के लिए वैन में गुप्त तहखाना बनाया गया था। शराब की बोतलों को वैन की छत पर बने इसी तहखाने में बहुत ही शातिर तरीके से छिपाया गया था। और वहीं पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर में 2 लाख का इनामी बदमाश भरत सिंह समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से हथियार भी मिले हैं। बिहार में बेखौफ अपराधियों पर पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। अररिया के बाद पटना के पास नौबतपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजधानी पटना से 20 किलोमीटर दूर नौबतपुर इलाके में पटना पुलिस और अपराधियों के बीच 3 घंटे तक मुठभेड़ चली। पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी भरत शर्मा अपने साथियों के साथ नौबतपुर में मौजूद है, जिसके बाद पटना पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने धावा बोल दिया। पहले तो पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम पर अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस ने फायरिंग की और 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराध कर्मी है वो नौबतपुर में आया हुआ है। इस सूचना का सत्यापन किया गया और छापामारी किया गया, जिसमें ये अपराध कर्मी जिसका नाम भरत है वो अपना 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। ये जो पुलिस को देख के इन लोगों के द्वारा फायरिंग भी किया गया है और पुलिस के द्वारा कंट्रोल वे में काउंटर फायर किया गया और इसी में किसी व्यक्ति घायल नहीं है और घेराबंदी कर इसको गिरफ्तार किया गया है। और नोएडा के सेक्टर 12 में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात सवाल उठा रही है। मोमोज खाते वक्त एक शख्स के साथ लूटपाट हो गई। देखिए पूरी खबर। लूटपाट की तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 12 की है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए। फिर एक चेन लुटेरा बाइक से नीचे उतरा और टकटकी बांधे पीड़ित को देखता रहा। इस बीच दूसरे लुटेरे ने बाइक चालू करके रखी थी। मौका मिलते ही उसने शख्स की सोने की चेन खींची और दोनों बाइक सवार लुटेरे वहां से फरार हो गए। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता, दोनों वहां से भाग चुके थे। चेन स्नैचिंग की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि नोएडा में बदमाश कितने बेखौफ हैं। नोएडा के सेक्टर 12 में बाइक सवार बदमाशों ने एम ब्लॉक मार्केट के पास परिवार के साथ मोमोज खाने आए एक शख्स की सोने की चेन झपटी।
इस वारदात को अंजाम देकर दोनों लुटेरे आसानी से फरार हो गए। पीड़ित ने बाइक सवारों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन लुटेरों की तलाश कर रही है। तस्वीरों के आधार पर इन लुटेरों की पहचान की जा रही है। पीड़ित ललित दिल्ली के कोंडली के रहने वाले हैं। वो अपने परिवार के साथ मोमोज खाने सेक्टर 12 की एम ब्लॉक मार्केट पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ ये वारदात हुई। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के झालावाड़ से एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां पत्नी ने पति की जुबान काट दी। आरोपी ने खुद को जान से मारने की कोशिश भी की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल में दर्द से करा रहे शख्स का नाम कन्हैया लाल है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो पत्नी ने गुस्से में पति की जीभ ही काट दी, जिसके बाद कन्हैया लाल को अस्पताल में एडमिट कराया गया। पहले पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ पति की जीभ काटने के बाद पत्नी रवीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुसाइड करने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिजन रवीना को समझा रहे हैं, लेकिन वो बार बार मना कर रही है। काफी समझाने के बाद रवीना ने कमरे की कुंडी खोली। ससुराल वालों ने महिला के परिजनों को बुलाकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घायल कन्हैया लाल सेन के परिजनों की तरफ से अभी पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। 1.5 महीने पहले ही कन्हैया लाल सेन की शादी रवीना सेन से हुई थी। एक दिन पहले ही रवीना के पिता उसे ससुराल छोड़कर गए ही थे। उसी दिन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर पत्नी रवीना ने ब्लेड से पति कन्हैया लाल की जबान काट दी। इधर दिल्ली के हौज खास में डियर पार्क के एक पेड़ से लड़का और लड़की के शव लटके हुए मिले। पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में आत्महत्या का यह मामला लग रहा है। देखिए आप खबर। फिर दिल्ली के डियर पार्क की है। यहाँ लड़का लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को सुबह 6:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी। पीसीआर कॉल बलजीत सिंह ने की थी, जो डिस्ट्रिक्ट पार्क डियर पार्क में सिक्योरिटी गार्ड पर काम करता है। बलजीत सिंह ने बताया कि एक लड़का और लड़की की लाश एक पेड़ की शाखा से लटके हुए हैं। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर तुरंत पहुँच गयी। तो संगीन अपराध घटा है कि हम तो डरने लगे हैं कि इस पार्क में हम भी आते हैं। हम लोग तो उम्र वाले लोग हैं, कल को ऐसा ना हो कि कोई ऐसे जो मुलजिम जो घूम रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोगों पर भी कुछ डर, बहुत ज्यादा डर का लग रहा है हमें। जो सुसाइड लग रहा है उनको कि सुसाइड की है, रस्सी वगैरह पड़ी हुई थी। लड़का और लड़की के शव एक नायलॉन की रस्सी से पेड़ से लटके हुए मिले थे। दोनों की उम्र 17 साल के करीब है और दोनों एक ही रस्सी से पेड़ पर लटके हुए थे। मौके पर तुरंत क्राइम ब्रांच को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये दोनों लड़का और लड़की कौन हैं, इनकी पहचान क्या है और क्या ये खुदकुशी है या फिर हत्या कर किसी ने लाश को यहाँ पर टांग दिया। पुलिस हर एक एंगल से तफ्तीश में जुटी है। इस बीच एक बड़ी खबर है। जज कैश कांड में इस वक्त की बड़ी अपडेट। जस्टिस वर्मा के घर से आज भी नोट के टुकड़े मिले हैं। जज के घर के बाहर कूड़े के ढेर में मिले जले हुए नोट। सफाई कर्मियों को मिले हैं जले हुए नोट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीत भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीत भाटी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जज ने तो इनकार कर दिया कि इन नोटों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज फिर से जले हुए नोट के टुकड़े मिले। बिल्कुल, देखिए जस्टिस वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के नोटों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये नोट आप देखिए, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इस घटना को 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके घर के आसपास जब सफाई की गई है तो ये नोट मिले हैं। एक बात विजय तस्वीरें दिखाइए, यहीं पर जस्टिस वर्मा जो हैं, यशवंत वर्मा, वो यहाँ रहते थे। 30 तुगलक क्रिसेंट रोड ये है और यहीं पर 14 तारीख को जब आग लगी थी तो उसके बाद जब दमकल कर्मी यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो बंडल हैं नोटों के वो मिले, उनमें आग लगी हुई थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश में थे, यहाँ पर नहीं थे। लेकिन इस दौरान जब वो नोट मिले हैं तो उनसे सफाई मांगी गई है। और अब देखिए 8-9 दिन हो चुके, लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी सफाई कर्मी जब यहाँ सफाई कर रहे थे तो उनको इस तरीके के जले हुए नोट हैं, ये देखिए टीवी9 भारतवर्ष पर, ये अभी भी मिल रहे। 500 के ऐसे ही नोट है जिनके लिए कहा गया कि तकरीबन दावा किया जा रहा है कि 15 करोड़ की राशि है। लेकिन जस्टिस वर्मा इस चीज को नकार चुके हैं और कह चुके हैं कि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। दरअसल उनका ये कहना है कि घर का जो पिछला हिस्सा है, जो कि स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां पर स्क्रैप की चीजें रखी जाती हैं, जो कहीं ताला भी नहीं था और वहां का एक्सेस पीछे की तरफ से भी था, तो ऐसे में उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका ये भी कहना है कि नोट होते उनका होता तो इस जगह पर नहीं रखा जाता। लेकिन ये जो नोट है ये उनके दावे को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर खुद भी वीडियो है जो कि सबूत के तौर पर पेश किया गया। और देखिए हमारे सहयोगी जीत भाटी वो नोट भी दिखा रहे हैं, नोट
का टुकड़ा आज भी सफाई कर्मियों को सफाई करने के दौरान मिला है जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से। शुक्रिया आपका जीत भाटी पूरी जानकारी के लिए। तो सफाई का काम जारी है और अभी भी नोटों की बरामदगी हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि ये कैश मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोर रूम जैसी जगह पर इतना कैश रखना अपने आप में विश्वसनीय नहीं है। आरोप लगाने से पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी, ये पक्ष है जस्टिस वर्मा का। जयपुर से अगली खबर है। जयपुर में दो पक्षों के बाइक टक्कर को लेकर हुए विवाद में युवक ने तलवार लहरा दी, जिसके बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें जयपुर में हुई वारदात की हैं। यहां दो पक्षों के बीच हुए विवाद में इस शख्स ने तलवार निकाल ली। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और सड़क पर भीड़ लग गई। तलवार हवा में लहराई गई, हमले की कोशिश की गई। दरअसल जयपुर में खजाने वालों के रास्ते में बाइक टक्कर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक टकराने के बाद दोनों युवक बहस करने लगे। इस दौरान एक शख्स गली में अंदर गया और तलवार लेकर लौटा। तलवार लहराने से मौके पर मौजूद लोग भड़क गए, जिससे भीड़ जुटने लगी। इस विवाद के बीच पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद भीड़ इधर उधर हो गई। तलवार लहराने वाले शख्स ने भी मौके पर माफी मांगी। इसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष के लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा अफवाह फैल रही कि तलवार लेकर आया और किसी धार्मिक जगह से लेकर आया, पर ऐसा नहीं है। वो अपने घर से एक बेल्ट नुमा चीज लेकर आया, वो वीडियो में आ गया है। उस व्यक्ति को हमने राउंड अप कर लिया है और हम कड़ी धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। देखिए आप खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। हथियारों की बरामदगी डोडा के भद्रवाह तहसील के भलरा इलाके में तलाशी के दौरान की गई। संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान AK सीरीज के 25 कारतूस, एक पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन और पिस्तौल के 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। आतंकी इस इलाके में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर इस साजिश का वक्त रहते सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिल गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये अभियान चलाया और हथियारों की खेप को बरामद कर लिया। अब इन हथियारों को जमा करने के पीछे की पूरी वजह तलाशी जा रही है। दरअसल पिछले 6 महीनों से आतंकवादियों ने जम्मू डिवीजन के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रामबन और कठुआ जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इन जिलों के घने जंगल वाले इलाकों को आतंकी अपना ठिकाना बना रहे हैं। इन आतंकियों में ज्यादातर आतंकी भाड़े के हैं और विदेशी हैं। ये आतंकी हमलों को अंजाम देकर वापस पाकिस्तान भागने की कोशिश करते हैं। अब इन आतंकियों को सफाया करने के लिए 4000 कमांडोज को इन जंगलों में उतार दिया गया है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक गुजराती शख्स और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से मेहसाणा के कनोडा गांव में शोक की लहर है। तस्वीरें गुजरात में मेहसाणा के कनोडा गांव की हैं। इस वारदात से अमेरिका में रहने वाले गुजराती समुदाय और मेहसाणा के कनोडा गांव में रोष है। दरअसल 56 साल के प्रदीप पटेल और उनकी 24 साल की बेटी उर्मी की अमेरिका में बेरहमी से हत्या की गई। दोनों को अमेरिका के वर्जीनिया में गोली मार दी गई। पुलिस ने इस वारदात के संबंध में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि हमले का मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। मेहसाणा के कनोडा में पटेल परिवार ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिलने से हर कोई हैरान है। अमेरिका के वर्जीनिया में प्रदीप पटेल ने 20 मार्च को सुबह करीब 5 बजे अपनी दुकान खोली थी। तभी हमलावर अंदर घुसा और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले के दौरान प्रदीप पटेल और उर्मी दोनों को गोलियां लगीं और दोनों की मौत हो गई। वहीं हमलावर की पहचान जॉर्ज फ्रेजियर डेवोन वॉटन के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में रिश्तेदारों ने बताया कि पटेल परिवार 2019 में विजिटर वीजा पर अमेरिका गया था, बाद में वहां बस गया। अमेरिका में ये गुजराती पटेल समुदाय द्वारा संचालित सुविधा स्टोरों का प्रबंधन करते थे। 4 महीने पहले ही उन्होंने स्टोर को संभाला था। राजस्थान से खबर है। श्रीगंगानगर में CISF की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। CISF की गाड़ी और मालगाड़ी की भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है। हादसे का वीडियो CCTV में कैद हो गया है। ये देखिए, ये CISF की गाड़ी गुजर रही थी और इसी जगह से ये रेलवे ट्रैक था, मालगाड़ी भी गुजर रही थी और अचानक से ये टक्कर हो जाती है। गाड़ी पहले फंस जाती है ट्रैक पर और फिर मालगाड़ी और गाड़ी की टक्कर हो जाती है।
भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। श्री गंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जब मालगाड़ी और गाड़ी की टक्कर हो जाती है। ये गाड़ी CISF की बताई जा रही थी और मालगाड़ी भी इसी ट्रैक से गुजर रही थी। अचानक से ये गाड़ी रुकती है, लोग उसमें से निकल जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं और फिर मालगाड़ी की टक्कर हो जाती है। देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं और ज़्यादा तस्वीरें आ चुकी हैं इस पूरे घटना से जुड़ी हुई। ये जब टक्कर हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें हैं। CISF की गाड़ी बताई जा रही है, लेकिन समय रहते राहत की बात यह है कि लोग अपनी जान बचाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गए।